बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रॉब्लम नंबर 3 कंसाइनमेंट अकाउंट चैप्टर 3 आईकॉम पार्ट 2 अकाउंटिंग। तो इसमें देखते हैं जी तीसरा जो कंसाइनमेंट का क्वेश्चन है यहाँ पर क्या बात कर रहा है। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने सिर्फ एक ही चीज़ सीखनी है, वो है क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाला जाता है। बस बाकी क्वेश्चन नॉर्मल है, जैसे पहली प्रॉब्लम की है उसी तरह का ही है, सिर्फ इसमें सारी कंसाइनमेंट सेल नहीं हुई। जो कि पिछला जो क्वेश्चन था, पहला जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया उसके अंदर सारी होल कंसाइनमेंट सेल होगी थी, इसके अंदर होल कंसाइनमेंट सेल नहीं हुई। साइनॉप्सिस में भी हम लोगों ने ये बात की हुई है, जो बिल्कुल हम पहली वीडियो अपडेट करते हैं, जो मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ उसको लाजमी देखें, कि उसके अंदर आपको ओवरव्यू मिलता है, तो उसे देखना चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसके अंदर बात कर रहे हैं इमरान कंसाइंड 500 सिम्स टू रमीज। इमरान जो है इसने कंसाइंड की हैं 500 सिम्स टू रमीज। टू के बाद आ रहा है तो ये कंसाइनी है और इमरान कंसाइनर है, तो कंसाइनर और कंसाइनी का पता चल गया। कॉस्टिंग 20 रुपीज ईच का मतलब है एक सिम जो है वो 20 रुपए की है, और टोटल सिम में कितनी है 500। तो यहां से हमें कॉस्ट मिलती है उसकी, यानी हम 500 सिम्स को 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 10,000। तो 10,000 जो है ये कॉस्ट ऑफ 500 सिम होगी। उसके बाद वो कहता है एंड पेड 250 एज फ्रेट उसने पे किया है 250। ये किसने पे किया है? ये इमरान ने पे किया है, क्योंकि उसी की बात चल रही है तो ये उसने पे किया। रमीज सोल्ड 350 सिम्स। अब यहां उसने कहा नहीं क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन यहां से हमने देखना है कि कितने आइटम्स सेल हुए हैं। तो अगर आप देखो तो बात कर रहे हैं रमीज सोल्ड 350 सिम्स, 350 सिम उसने बेच दी हैं, और उसके पास आई कितनी थी 500। तो यहां से कंफर्म हो गया कि कितनी नहीं बिकी, 150 नहीं बिकी। तो वो 350 सिम तो बिक गई एट द रेट ऑफ एट ₹30 ईच, यानी ये उसकी सेल प्राइस है यूनिट की, यानी एक 30 की बेची है। तो क्या करेगा टोटल सेल निकालने के लिए, इस 30 को मल्टीप्लाई करेगा 350 के साथ, तो उसकी टोटल सेल आ जाएगी। रमीज कमीशन इज 5% ऑन सेल्स। वो जो टोटल सेल आएगी इनको मल्टीप्लाई करने से उसका आपने ले लेना है 5%, वो उसका कमीशन बन जाएगा। तो ये तो हो गई कैलकुलेशंस। एक चीज यहां से क्लियर हो जाती है, उसने कहा तो हमें है कि प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ इमरान। बहुत शॉर्ट सा सिंपल सा क्वेश्चन है और यूजुअली पेपर में इसी तरह का आता होता है। तो अब यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना इन द बुक्स ऑफ इमरान, जस्ट कोई एंट्रियां पास नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, सिंपल आपने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। अब जब कंसाइनमेंट अकाउंट आप बना रहे हो तो उसके अंदर आपने सिर्फ इस चीज का ख्याल रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, बल्कि क्वेश्चन करते वक्त पहले ये देखो कि सारी कंसाइनमेंट सेल हुई है या पार्शली कंसाइनमेंट सेल हुई है। अगर तो सारी होगी तो फिर तो क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं, अगर पार्शली सेल हुई है तो फिर तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा उसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, इन द बुक्स ऑफ इमरान जो कि कंसाइनर है, इसके अंदर हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, जो कि उसकी रिक्वायरमेंट है। अब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हुए इसकी क्रेडिट साइड पे यूजुअली दो ही आइटम आते हैं, एक सेल वाला और एक क्लोजिंग स्टॉक वाला। बाकी इस तरफ जो आइटम आते होते हैं उसमें गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट ये तो आना ही आना होता है। बाकी एक्सपेंस होते हैं सारे के सारे, यानी कंसाइनर के एक्सपेंस, फिर कंसाइनी के एक्सपेंस और कंसाइनी का कमीशन, जो कि वो भी एक्सपेंस ही होता है। तो उनका हम डिफरेंस लेते हैं तो या प्रॉफिट या लॉस निकल आता है। कंसाइनमेंट का जब अकाउंट या कोई भी आप अकाउंट बनाओ उसके लिए ज़रूरी तो ऑब्वियसली यही होता है कि आप सबसे पहले एंट्रीज को माइंड में लेके आओ। एंट्रीज आपके माइंड में आ जाएंगी तो उसके अकॉर्डिंगली फिर पोस्ट करना आसान होता है। लेकिन बाज़ दफ़ा हम प्रैक्टिस करते हैं, उसको कर भी लेना चाहिए कि याद हो जाती हैं चीज़ें कि अच्छा यार कंसाइनमेंट अकाउंट बनाऊंगा तो इसके इस तरफ जो है वो दो आइटम है, इस तरफ 3 है या 4 है या 5 है, वो याद हो जाते हैं। और फिर आप उसकी प्रैक्टिस भी करो कि ऐसा चल रहा है या नहीं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जरूरी है, तो उससे वो जरा साथ साथ वेरीफाई भी होता चला जाएगा। तो यही आइटम है। अच्छा आप देखो, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, एंट्री भी हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो 500 सिम है, 20 की एक है, तो हम मल्टीप्लाई किया तो 10,000 आ गई। इसकी एंट्री क्या होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे, लेकिन रेफरेंस किसका आएगा, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट का, और रकम बन रही है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10,000, तो ये 10,000 आ गया। उसके बाद उसने फ्रेट पे किया है 250, तो अब ये 250 से उसने फ्रेट पे किया है, ये कंसाइनर ने पे किया है, तो पेड में कैश तो उसका कम हुआ होगा। अब चूंकि एक्सपेंस किसको जाते हैं, कंसाइनमेंट को, तो कंसाइनमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, तो कंसाइनमेंट फिर डेबिट हो रही है, इधर आएगा, लेकिन रेफरेंस किसका आएगा, कैश का। ब्रैकेट में आप एक्सपेंस या फ्रेट जो आपने पे किया ये वाला यहां पर लिख सकते हैं, ताकि पता चले कि ये कैश किस चीज का जा रहा है। जरूरी नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो, लेकिन इट्स बेटर कि आप लिख लो ताकि आपके लिए भी आसानी रहे।
रमीज सोल्ड 350 सिम्स, अब आगे उसकी सेल है 350 सिम उसने बेच दिया, 30 की एक उसने बेची है, तो इसका मतलब 350 को 30 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, वो उसकी टोटल सेल आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई करो तो 10,500 आता है। अब इसमें सेल से कंसाइनमेंट क्रेडिट होती है, तो कंसाइनमेंट तो क्रेडिट होगी, लेकिन रमीज से पैसे लेने हैं तो वो हो जाएगा डेबिट। तो एंट्री बनेगी रमीज अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, इसके अंदर कंसाइनमेंट क्रेडिट और इधर आएगी, लेकिन रेफरेंस रमीज का आ जाएगा। तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे सेल्स 10,500, समय लग गया 350 मल्टीप्लाई 30, तो ये आ जाएगा 10,500। ये यहां तक लगी समझ। उसके बाद आ जाता है जी नीचे रमीज का कमीशन है 5%, तो आपने इस 10,500 का आपने 5% ले लेना है। 5% किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं आपको मालूम होगा, जो कि नॉर्मल हम कैलकुलेशंस वगैरह करते रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली ही इसको लेना है। तो एक बार हम इसको कैलकुलेट कर भी लेते हैं कि आपके पास रकम है 10,500 और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ और डिवाइड कर देना है आपने इसको 100 पे, क्योंकि 5% है, तो ये बनेगा 525, जो कि ये वाली रकम है 525। कुछ लोग इसको डायरेक्टली भी कर देते हैं। वो डायरेक्टली ये होता है कि जैसे 10,500 है तो वो 5% को पहले 100 पे डिवाइड करके उनको पता होता है अच्छा 0.05 बनता है, तो वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं 0.05 के साथ, 525 डायरेक्ट आ जाता है। अच्छी बात है, प्रैक्टिस अगर आप करो तो उससे चीज़ें आसान जितना जल्दी हो सके उतना ही बेहतर है। तो ये आ जाएगा कमीशन है उसका, तो ऑब्वियसली इसकी एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट टू रमीज, क्योंकि रमीज को पैसे देने हैं तो कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे आएगा, रेफरेंस आएगा रमीज का और ब्रैकेट में हम लिख देंगे कमीशन और ये आ जाएगी 525। बाकी रह जाता है सिर्फ एक ही आइटम और वो है कंसाइनमेंट स्टॉक, जो कि हमें यहाँ तो नहीं मिल रहा। बाज़ दफ़ा एक गलती होती है बच्चों से, जब प्रैक्टिस नहीं हुई होती तो वो ये क्वेश्चन करके इसको आंसर निकाल के आ जाते हैं कि कंप्लीट हो गया, लेकिन आपने सबसे पहले क्वेश्चन करते वक्त कुछ चीज़ होती है जो डायरेक्टली लिखी होती हैं, जैसा कि ये एंट्रीज थी तो हमने सारी कर दी, तो क्वेश्चन तो एक तरह से कंप्लीट हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें इसके अंदर से मिलती है कि 350 सिम सेल हुई है, तो इसका मतलब है कि अभी 150 अनसोल्ड है, तो इसका मतलब है कि इस अनसोल्ड को अभी हमने निकालना है, तो अनसोल्ड की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हमें इसकी कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू निकालना पड़ता है, यानी ये 3,075 कहाँ से आया। एंट्री तो आपको क्लियर होगी कि कंसाइनमेंट अकाउंट या कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट इसकी एंट्री होती है, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट टू कंसाइनमेंट, तो यानी कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है इस तरफ आएगा और रेफरेंस किसका आ जाएगा, कंसाइनमेंट स्टॉक का, जो कि क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये 3,075, इनका हम टोटल करें तो 13,575, और ये सारा हम ये जो बोल्ड आइटम से ऊपर है ये सारा इसमें से निकाल दें तो क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है, तो हमारा बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, जो कि प्रॉफिट है 2,800, और यहाँ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। नीचे हम वर्किंग में देखते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, वो है क्लोजिंग स्टॉक, जो मैंने शुरू में कहा कि इस क्वेश्चन में असल में हम अंडरस्टैंड इसी को कर रहे हैं। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक होता है जो लास्ट पे बच जाता है और वो सेल अभी आइटम नहीं हुआ। इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, जैसे कि क्लोजिंग जो कंसाइनमेंट स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक है वो प्रोपोर्शनेट कॉस्ट प्लस प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रोपोर्शनेट कॉस्ट से क्या मुराद है कि जो आइटम आपने भेजे थे उनमें से जो अनसोल्ड रह गए उनकी जो कॉस्ट है, अनसोल्ड की कॉस्ट, ये वो अनसोल्ड की कॉस्ट है। और प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंस से मुराद है कि जो आइटम भेजे थे उनमें से जो रह गए बिकने से उनके ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं, उन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो बन जाता है। ये तो है बेसिक इसकी डेफिनेशन से। तो लेकिन ये मैं रेकमेंड करूंगा, यही फॉर्मूला जो है मैं पूरे थ्रू आउट क्वेश्चंस के अंदर इसको लेकर चलूंगा, और ये स्टैंडर्ड या एक यूनिवर्सल फॉर्मूला मैं इसको कहता हूं, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूला से हो जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस। तो बजाय हम इसको सेपरेटली जो है वो मुख्तलिफ और भी तरीकों से आ जाता है, लेकिन हम इस फार्मूला से करेंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कैसे कि फार्मूला है कंसाइनमेंट जो आपके पास स्टॉक है वो है टोटल कॉस्ट प्लस टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स कंसाइंड मल्टीप्लाई अनसोल्ड यूनिट्स। मतलब टोटल जो कॉस्ट है उससे मुराद है कि जितनी कॉस्ट बनी वो आपको कहाँ से मिलती है, वो पहली एंट्री से मिल जाती है, कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइन गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट से, या कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया हो तो उसके अंदर से आपको ये रकम यहाँ से मिल जाती है। यही होती है ना, जो वो 500 सिम्स को मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने 20 के साथ, या आप यहाँ से ले सकते हो कि 20 को 500 से इसको मल्टीप्लाई करके यूनिट कॉस्ट दोनों को मल्टीप्लाई किया, यूनिट्स और यूनिट्स कॉस्ट को, तो या तो यहाँ से आप ले लो या अकाउंट से आप ले लो या एंट्री से भी, आपको पहली एंट्री की जो अमाउंट होती है वही होती है टोटल कॉस्ट, यानी टोटल जितने आइटम कंसाइन किए थे उनकी कॉस्ट कितनी है, वो आ रही है 10,000, ये लिख दी। प्लस कर दो टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब जो टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो इसमें थोड़ा सा देखना होता है कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो अगर तो आपको सेपरेट आइटम नहीं देता, सिर्फ कह देता है कि ये कंसाइनर के हैं ये कंसाइनी के हैं,
बहुत आसान है। कंसाइनर के एक्सपेंस डायरेक्ट होते हैं, कंसाइनी के जो एक्सपेंस होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। ये बात तो बहुत सिंपल यहाँ से समझ आ जाती है। अगर वो आपको उसमें डिफरेंट सेग्रीगेट कर देता है या छोटे छोटे पॉइंट्स दे देता है, जैसे कि ये फ्रेट है, ये उसका गोडाउन रेंट है, ये उसकी सैलरी है, ये वेजेस है, उसमें देखना पड़ता है सिर्फ कंसाइनी के। कंसाइनर के तो डायरेक्ट हैं, कंसाइनी के फिर उसमें से देखने पड़ते हैं कौन से डायरेक्ट हैं कौन से इनडायरेक्ट हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस को याद रखने का सिंपल एक ही बेहतरीन शॉर्टकट है, और वो है कि ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं ये नॉन रिकरिंग होते हैं। नॉन रिकरिंग का मतलब है कि इन्होंने बार बार नहीं होना, एक बार होना है। और यही वजह है कि जब कंसाइनर चीजें सेंड कर देता है तो उन्होंने एक बार खर्चा किया होना है, क्योंकि अब तो चीजें उसके पास रही नहीं, तो उन चीजों पर उसका दोबारा खर्चा नहीं होगा, तो नॉन रिकरिंग है, यानी ये बार बार नहीं होगा। कंसाइनी के पास जब चीजें जाती हैं तो हो सकता है उसने जब तक अपने बिजनेस में लेके नहीं जाता या गोडाउन में नहीं लेके जाता उस वक्त तक सारे खर्चे रास्ते के डायरेक्ट होंगे, लेकिन जैसे गोडाउन में चली जाएंगी, गोडाउन का रेंट होगा तो वो हर महीने देना है, उसके बाद के मार्केटिंग के सेल्स के अगर उससे खर्चे होते हैं तो वो बार बार देना है, तो वो रिकरिंग हो जाएगा। तो जो रिकरिंग होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, जो नॉन रिकरिंग होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं। तो ये तो इसको याद रखने का तरीका। तो मतलब कि अगर तो कंसाइनर कंसाइनी के एक्सपेंस सेपरेटली दे दिए उसने कि कंसाइनर के हैं कंसाइनी के, तो कंसाइनर के ले लो, कंसाइनी की इग्नोर कर दो, वो डायरेक्ट एक्सपेंस सीधे सीधे हैं। अगर वो लिस्ट दे देता है उसमें सिर्फ कंसाइनी की लिस्ट को देखना पड़ेगा, इसमें से डायरेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है। आगे भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर्मूला सिंपल, टोटल कॉस्ट प्लस टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स। टोटल कॉस्ट कितनी है 10,000, ये लिख दी। टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस यानी कंसाइनर के वो कितने थे, जो फ्रेट उसने पे किया था 250, ये लिख दिया। कितने टोटल कंसाइंड हुए 500, वो लिख दिए। और अनसोल्ड कितने हैं 150 यानी 150। यहां पे भी ये गलती होती है बच्चों से कि वो यहां पर 350 लिख देते हैं। ये बहुत कम इसकी रेशो है इस गलती की, लेकिन ये है कि जिनकी हो रही है उसको थोड़ा सा देख लेना है, जिनकी नहीं होती है वो भी इसको याद रखें, क्योंकि अनकॉन्शियसली ये गलती है। ये अनकॉन्शियसली पता नहीं चलता कि 350 लिख दिया जाता है, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। तो यहाँ पे अनसोल्ड, क्योंकि 500 भेजे थे तो उसमें से 350 तो बिक गए, जो अनसोल्ड है वो 150 है, तो यहाँ 150 लिख देंगे। अब हम इन दोनों को करें ऐड तो 10,250 और नीचे 500 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 150, इसको करें डिवाइड तो बनेगा 20.5 और इसको 150 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 3075 ये इसका आ जाता है क्लोजिंग स्टॉक, जो कि अभी हम ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे तो ये हमने 3075 लिखा। अब कुछ लोग इसको, बल्कि कुछ लोग क्या ज़्यादातर लोग इसको कैसे करते हैं कि वो कहते हैं कि जी टोटल कॉस्ट जो हम ये लेते हैं इसकी तो हमारे पास यूनिट कॉस्ट तो हमारे पास दी गई है 20 एक सिम की है, तो अनसोल्ड है 150, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो तो 3000 वो आ जाएगा, सिर्फ इसका निकालना पड़ेगा। तो वो कॉम्प्लेक्स है, बाद में वो यूनिट कॉस्ट देता है, बाद में वो टोटल दे देता है, तो हमको मुश्किल लगेगा कि टोटल है तो फिर ये लगाना पड़ेगा, जब यूनिट है तो फिर उस तरह करोगे, बजाय कि हम उसमें करें, हम एक स्टैंडर्ड ले लें और उसके अकॉर्डिंगली हम करते चले जाएं। चाहे वो यूनिट कॉस्ट दे ना दे, किसी में देगा किसी में नहीं देगा, तो तब हम मुश्किल में ना पड़े, सिंपल हम एक फॉर्मूला जो कि यूनिवर्सल फॉर्मूला है उसको हम याद करें, सारे क्वेश्चन इसी से अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो ये आपको क्लोजिंग स्टॉक का तरीका कार है, इसके मुताबिक आपको उम्मीद है समझ लगी होगी। बाकी बस ये है कि कोई क्वेश्चन अगर आपका है उसको आपने अब कमेंट्स में लिख देना है। तो बाकी अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी उसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।